हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बाय। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका द लास्ट वन चैप्टर विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपके टर्म वन एग्जाम्स में आएगा। एंड आज हम उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि इस चैप्टर में से जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इनको पढ़ के ही हम लोगों को पता लग जा रहा है कि क्वेश्चंस इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं लिए हैं। उसके अलावा आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसके अलावा आपके कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ट्राई करना, इन्हीं सारे क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बेसिकली। एंड आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम्स में आंसर्स को लिखना है। क्लियर? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया। मेंशन द इंफॉर्मेशन दैट द हेल्थ वर्कर्स derive by measuring BOD of water body। अभी बोल रहे हैं कि अगर आप किसी वाटर का BOD मेजर कर रहे हैं तो उस BOD से आप लोग क्या पता लगा पाएंगे। अब आपको पता है व्हाट इज BOD, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD के अंदर होता है क्या, सपोज करो मेरे पास एक वाटर का सैंपल है, उस वाटर का मैंने BOD मेजर किया तो BOD उसका हाई आया। हाई BOD का मतलब होता है कि उसके अंदर उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। और ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा होंगे। फिर ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेस्ट करने के लिए उन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब वाटर की जितनी ज्यादा उसकी ऑक्सीजन की डिमांड है, अब डिमांड वाटर की थोड़ी ना, डिमांड किसकी है, वाटर के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जितनी ज्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, उतना ही हाई होगा उसका बीओडी। ऑक्सीजन की डिमांड कब बढ़ेगी, जब आपका वाटर के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, वाटर हमारा ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। तो यही आप हमारे हेल्थ वर्कर्स पता लगाएंगे किसी भी वाटर के सैंपल का पीओडी चेक करके। अब देखो आंसर कैसे लिखना है। बाय मीजरिंग बीओडी ऑफ अ वाटर बॉडी, हेल्थ वर्कर्स फाइंड द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। कि हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है। जितनी कम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगी, देखो ध्यान से समझना इसको, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर चुके हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीजन को यूज कर चुके हैं, इसलिए वाटर की के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो चुकी है। तो जितनी कम डिजोल्व ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा आपका वाटर पॉल्यूटेड। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपके पास कोई वाटर सैंपल है, अब वाटर सैंपल के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स ये सारा केस किसका है, आपका बीओडी हाई है। यहाँ पे बीओडी हाई होगा। अब अगर बीओडी कम होगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी, मतलब बीओडी भी कम है और डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी। इसको लिख लेना, आपके बीओडी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे देखो, मेंशन ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब। इन सभी माइक्रोब से मिलने वाला एक आपको प्रोडक्ट बताना है। LAB, LAB से हम लोगों को क्या मिलता है बताओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, सिंपल सी चीज है। सेक्रोमाइसिस सेरेविस एक ईस्ट है जो क्या काम करती है, आपको ब्रेड बनाने में हेल्प करती है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी आपका स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है और एस्परजिलस नाइगा सिट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द माइक्रोब्स दैट हेल्प प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कॉमर्शियली। प्रोडक्ट को बनाने में
कौन सा माइक्रोब हेल्प करेगा? अगर हम लोगों को स्टेटिन का प्रोडक्शन करना है तो उसको हेल्प करेगा मोनिस्कस परपिरिस, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम एंड ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम। देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको याद रखना है। ये तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बहुत शॉर्ट में लिखवाए हुए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन suffering from hunger and malnutrition, microbes are grown on large scale to act as food supplements. Mention any two microbes used as food supplement and suggest their role. अब आपको क्या करना है कि जो पीपल हंगर या फिर माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन को आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फूड सप्लीमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए आप माइक्रोब्स का यूज करा रहे हो। तो ऐसे दो माइक्रोब्स के नाम आपको बताने हैं जिनको फूड सप्लीमेंट की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला आपका स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा है ये। नेक्स्ट आपका है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस। इन दो माइक्रोब्स को हम एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। स्पाइरुलिना क्या करता है, लार्ज अमाउंट में आपका प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, इन सबको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस क्या हेल्प करता है, 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन पर डे। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस पॉपुलेशन को जो हंगर और मालन्यूट्रिशन से सफर कर रही है उनके साथ डील कर सकता है, उनका अमाउंट को डिक्रीज करा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Name a bioactive molecule, its source and the purpose for which it is used in organ transplantation. अब किसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हम लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कौन सी होती है, साइक्लोस्पोरिन है। कहाँ से हम इसको आइसोलेट कर दे, इट्स सोर्स ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और आपको यूज तो पता ही है बिकॉज इट इज एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, आपके इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम तक के लिए सप्रेस करके रखती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट्स व्हिच हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर गिवन क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर कहीं पे भी अगर ब्लड क्लोट बनता है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मेंशन द क्लोट बस्टर एडमिनिस्टर्ड एंड इट्स माइक्रोबियल सोर्स आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम बोलते हैं आपका क्लोट बस्टर। ये कहाँ से आइसोलेट किया गया, स्ट्रेप्टोकोकस से हमने इसको आइसोलेट किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम इलनेस एंड इज एडवाइज टू हैव कर्ड रेगुलरली, मतलब वो क्या कर रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से, उसको बोला जाता है कि आप रेगुलर वे में कर्ड का यूज करें। क्यों, बिकॉज आपको पता है कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है। कैसे होता है, आपने मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट कराया, वहां पे आपने इनोकुलम डाला इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोबैसिलस, उसने क्या किया, आपके मिल्क के अंदर विटामिन B12 का अमाउंट को बढ़ा दिया है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैव अंडरगोन सेम, अगेन क्वेश्चन देखो 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड लास्टली आप लोग देखो ना अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन 2015 और 2017 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, राइट। तो इसका मतलब ये जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इन सबको ना एक अपने पास नोटबुक में लिख लेना। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ना, हमेशा क्या ना 1 पेज नोट्स बनाया करो। बनाते हो नहीं बनाते हो 1 पेज नोट्स, तो उसी के ऊपर ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, बिकॉज चांसेस है इनको भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर ऐसा करो 5-6 बार इनको पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही पढ़ना जो एनसीईआरटी से पढ़ लो, इस साइड में जैसे मैंने आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में लिखवाया था सेम ऐसे फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या हम यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, कहाँ से उसको आइसोलेट करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से उसको आइसोलेट करता है। नेक्स्ट, वही बॉटल फ्रूट जूस जो होता है बहुत क्लियर होता है एज कम्पेयर टू वो जूस जो हम लोग घर पे बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फाइबर्स और प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं। अब बॉटल जूस में क्या करते हैं, उन प्रोटीन फाइबर्स को डाइजेस्ट कराने के लिए पैक्टिनेज और प्रोटीनेज का यूज कर लिया जाता है। सिंपल, याद हुआ। यहाँ तक सारी की सारी चीजें कैसे हम लोग करेंगे, आंसर कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोगों को पूरा चैप्टर आता है, सबसे इजी चैप्टर आई गेस ये लगता है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो उसको आप अप्रोच कैसे करेंगे वो आप लोगों को सीखना जरूरी है। सिंपल, ओके देन बच्चों। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बायोगैस प्लांट। डिस्क्राइब हाउ बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज एंड लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस के क्या क्या कंपोनेंट्स है
एंड आप उसको एक्टिवेटेड स्लज से कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि एक्टिवेटेड स्लज इज पंप इनटू द लार्ज एरेशन टैंक्स, जिसको हम बोलते थे, उसके अंदर हमने एक्टिवेटेड स्लज को पास ऑन किया था, जिसको हम बोलते थे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर बैक्टीरिया अब क्या करेंगे, एनारोबिकली ग्रो करेंगे। एनारोबिकली मीन्स होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्रो करते हैं, तो तब ये ग्रो करेंगे, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करेगा, फॉर मीथेन, एंड उसी गैस को हम बोलेंगे बायोगैस। अब बायोगैस में सिर्फ मीथेन नहीं होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैक्सिमम अमाउंट में CH4 होता है, H2S एंड CO2, एंड दिस इज द एक आप लोगों को मैंने समझाया भी था, जैसे कि ये तो हमारा बायोगैस प्लांट हो गया कि बायोगैस में क्या क्या होता है, और एक होता है गोबर गैस प्लांट। इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, ये गैसेस कौन कौन सी, तो बायोगैस में, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बायोगैस में था आपका CH4, H2S और CO2। आप बायोगैस प्लांट ना लिख के आप इस पे जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते थे ना, या गोबर गैस वाला ही लिख लो, वो भी चलेगा। इसमें आपका CH4, H2S की जगह पे बस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है प्लस CO2। ये डिफरेंस है बस छोटू सा हमारा, जो आप लोगों को याद रखना है गैसेस में, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर मिथानोजेंस, नेम द एनिमल दे आर प्रेजेंट इन एंड द रोल दे प्ले देयर। उस एनिमल का नाम बताना है, नहीं वहां पे क्या रोल प्ले करता है वो आपको बताना है। मिथानोजेंस क्या, मिथानोजेंस यू नो वेरी वेल आर द बैक्टीरियाज व्हिच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, बिकॉज जो जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में सेलुलोज ही लेते हैं, एंड उस सेलुलोज का एनारोबिक डाइजेशन होता है। कौन कराते हैं, मिथानोजेंस कराते हैं। कैटल्स की र्यूमन, र्यूमन होता है स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट ओनली इन द कैटल्स, इसीलिए हम इनको र्यूमिनेंट्स भी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज का ब्रेक डाउन कराते हैं, एंड दे हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के न्यूट्रिशन में वो हेल्प करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What does the गंगा एक्शन प्लान टेंड टू अचीव। गंगा एक्शन प्लान का मेन एम क्या था, गंगा एक्शन प्लान टेंड टू सेव द मेजर रिवर्स फॉर पोल्यूशन लाइक गंगा। वो क्या करना चाहते थे आपके पोल्यूशन से, बिकॉज क्या होता था जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता था या फिर जितना भी हाउस होल्ड सीवेज होता था, वो सब का सब क्या करते थे लोग, पहले रिवर्स के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर ऐसे ही डिस्चार्ज कर देते थे उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट, उसको नॉन पॉल्यूटेड बनाने से पहले। इसकी वजह से जो हमारे रिवर्स थे वो लार्ज अमाउंट में पॉल्यूट होने लग रही थी। तो एक प्लान बनाया गया, एक एक्शन लिया गया जिसमें हम गंगा को क्या रखेंगे, नॉन पॉल्यूटेड रखने के लिए ट्राई करेंगे। इसमें क्या क्या, अंडर दिस प्लान ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर बिल्ड। लार्ज अमाउंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया गया so that only treated sewage is discharged in the rivers के अंदर, सिर्फ और सिर्फ treated sewage को ही discharge किया जाए, और अगर कोई untreated sewage discharge कर रहा है तो उसके ऊपर बैन लगाया जाए। तो ये था हमारा गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, list the events that reduce the BOD of primary effluent during sewage treatment। जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट बढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पहले ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो हमारा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन था। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम उसको तब तक ट्रीट करते थे जब तक उसका BOD डाउन नहीं हो जाएगा। BOD डाउन होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से सारा ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट नहीं करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा ग्रो कराने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे फ्लॉक्स का यूज किया था, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे आए, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी उनकी ऑक्सीजन डिमांड हो, सारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर जाए। जैसे ही सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हुआ, BOD खुद से रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या था, ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट्स vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks occur when it is agitated। agitated का मतलब होता है इसको continuously rotate कराना, एक चीज होता है ना, किसी चीज को रेगुलरली ना मोशन में रखना उसको, and air is pumped into it in a large aeration tank and these microbes while growing consume major part of the organic matter in the effluent, और जिसकी वजह से BOD reduce हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is ribosium and categorized as a symbiotic bacteria। अब ये आ गए हैं हमारे जहाँ पे मैंने आप लोगों को बायो कंट्रोल एजेंट सिखाए थे बायो कंट्रोल एजेंट। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम आपका
प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसको हम सिम्बायोटिक जो किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप में रहता है। सो देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट, जो फूड और शेल्टर लेता है एंड प्लांट के लिए क्या हेल्प करता है, उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट उसको यूज कर पाए, बिकॉज प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को N2 एक गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकता है, तो इसलिए उनको कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे सोर्सेस की जरूरत होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करे। ये हुआ, एंड उसको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह ही ऐसे हम यूज कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों का ये यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हाउ कैन सीवेज बी यूज्ड टू जनरेट बायोगैस? अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, हम सीवेज से बायोगैस कैसे जनरेट करा सकते हैं? अब आपको पता है सीवेज से बायोगैस, जैसे हमारा एक्टिवेटेड स्लज था, एक्टिवेटेड स्लज से हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बनाया, फिर वहां पे एनारोबिक ग्रोथ कराई माइक्रोब्स की। अब एनारोबिकली ग्रोथ वो क्या करेंगे, जितने बैक्टीरिया सबको डाइजेस्ट करेंगे, फंजाइस को डाइजेस्ट करेंगे, एंड साथ में क्या रिलीज करेंगे, गैस रिलीज करेंगे, CH4 गैस रिलीज करेंगे, H2S गैस रिलीज करेंगे और CO2 गैस रिलीज करेंगे। तो यही पूरा आंसर आप लोगों को लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, cow dung and water is mixed and the slurry is feed into the biogas plant for digestion by microbes. The person performing the process share that there is no need to provide inoculum for it. Why? And what is the role of microbes at the source? Under which condition they will be most active and effective? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो 2015, 17 और 18 3 इयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। काउ डंग और वाटर को मिक्स करके स्लरी बनाया गया, उसको फीड इनटू द बायोगैस प्लांट में उसको डाल दिया गया फॉर डाइजेशन बाय माइक्रोब्स। अब जो पर्सन इस चीज को परफॉर्म करे उसने बोला कि हमें वहां पे कोई इनोकुलम डालने की जरूरत नहीं है। इनोकुलम इन द सेंस आपके मिथानोजन डालने की जरूरत नहीं है। क्यों मिथानोजन डालने की जरूरत नहीं है? बिकॉज जो काउ डंग है उसके अंदर ऑलरेडी मिथानोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे कोई जरूरत नहीं है इनोकुलम की। काम क्या होगा उसका, जितना काउ डंग के अंदर अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होगा उसको ब्रेक डाउन कराएंगे और वहां से आपका फ्यूल प्रोड्यूस कराएंगे। एंड द मोस्ट एक्टिव इन एन एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में मिथानोजन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो यहां तक थे बच्चों हम लोगों के आज क्वेश्चंस माइक्रोब्स इन ह्यूमन बॉडी। बिकॉज ये चैप्टर बहुत छोटू सा है, तो जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आई गेस सारे के सारे ही कवर अप करा दूंगी। बाकी हम लोग जब क्लासेस लेंगे ना, क्लासेस में और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तब तक आप ये वीडियो देखो अच्छे से एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।